लोकल अथॉरिटी, बाकी जितने भी पर्सन्स हैं, हमने पहले जो है वो 2 पर्सन्स पढ़े हैं अभी तक, एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, और तीसरा हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा है। तो जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के केस में, बिल्कुल सिमिलर जो है ये बाकी जो पर्सन्स हैं उनके लिए भी उसी तरह से होना है। मीन्स देयर इज नो डिफरेंस अदर देन दैट कि देयर इज नो डिफरेंस एज सच, सिर्फ एचयूएफ, और इनमें फर्क इतना है कि एचयूएफ जो है वो आपका आरओआर और आरएनओआर भी हो सकता है, और ये वाले जो पर्सन्स हैं ये खाली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आरओआर आरएनओआर का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो आपकी रेजिडेंट कैसे होती है, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टोटल कंट्रोल इंडिया में है या फिर पार्शियल कंट्रोल इंडिया में है, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो रेजिडेंट हो जाती है। उसी तरह से एक फर्म, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक आपकी ये जो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी इसी तरह से जो है ये रेजिडेंट कब होंगे, जब इनका पार्शियल कंट्रोल या टोटल कंट्रोल इंडिया में है। और अगर टोटल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, तो इन दैट केस जो है वो रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, दे विल बिकम नॉन रेजिडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उस पे जंप करते हैं, दैट इज योर सैलरी इनकम। सैलरी इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, वी विल स्टार्ट विद अ फ्यू ऑफ द अलाउंसेस और डिडक्शंस, और उसके बाद जो है वो हम उसकी ब्रीफिंग पे आएंगे कि सैलरी वैलरी होता क्या है। अदरवाइज हमको सबको मालूम है सैलरी होती क्या है, बट उसकी टेक्निकल डिस्कशन जो इस स्लाइड में इस टाइम दिख रही है कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे वो आपका एम्प्लॉय फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, ये तब भी वो सैलरी ही होती है। इन चीजों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो है वो हम आ जाते हैं ये समझने के लिए कि कुछ एक अलाउंसेस और कुछ एक डिडक्शंस को जो है वो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से कंप्यूट किया जाता है। वो सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है उनके साथ या कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं, वो चीज हमने देखनी है। ऑल दीज एग्जेम्पशंस जनरली जो मिलती हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो हमारे सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट है, और मोस्ट लाइकली वो नए टैक्स बिल में भी, जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है उसमें भी ओल्ड रिजीम जो है वो रहने वाला ही है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो वी स्टार्ट विद सम वेरी Yes, sir. important concepts which are, एक मिनट, this is oh it is better। तो ये हमारे कुछ लिस्ट ऑफ अलाउंसेस हैं जो हमने देखने हैं। कुछ जो आपके अलाउंसेस हैं, मींस हम जो अब देखने वाले हैं, इफ वी सी, ये जो फुली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होंगे, मगर पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम होंगे। ऑप्शनल टैक्स रिजीम जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम हुआ, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो नया वाला टैक्स रिजीम हुआ। तो इसके अंदर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द फर्स्ट अलाउंस, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में अपनी सैलरी खुद की कैलकुलेट करने के लिए या लोगों को जो है एडवाइजरी सर्विसेज देने के लिए, दैट इज योर एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस की टैक्सेबिलिटी कैसे निकालते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसके ऊपर जो है अपनी तवज्जो आपने पूरी अच्छे से देनी है। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो एम्प्लॉय को अपनी सैलरी के साथ साथ मिलता है। सैलरी में नॉर्मली एक कंपोनेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो बेसिक सैलरी का होता है। बेसिक सैलरी जो है वो किसी को, चाहे चाहे वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, जिस हर किसी केस में अगर जो है सैलरी मिल रही है, तो दैट सैलरी विल हैव बेसिक सैलरी। उसमें एक बेसिक सैलरी नाम का कंपोनेंट जरूर होता है, और वो जो बेसिक सैलरी होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। उसके ऊपर पूरा टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो हमारी इनकम है
वो टैक्सेबिलिटी से ऊपर आ रही है तो उस पे टैक्स लगता है, अगर वो टैक्सेबिलिटी वाला जो क्लॉज है उससे नीचे आ रही है, अगर इनकम 5 लाख रुपए है साल की, तो उस पे टैक्स नहीं लगना है। 4 लाख है, 3 लाख है, तो उस पे टैक्स नहीं लगना है। बट जैसे जैसे वो इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स रेट्स के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता चला जाएगा। अब आपको जब सैलरी मिलती है तो सैलरी के मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं, कई कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया बेसिक सैलरी। सरकारी नौकरी में बेसिक सैलरी के अलावा आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। सेल गवर्नमेंट सैलरी जो होती है वो एक ना रेंज के साथ आती है, मींस आपको जो सैलरी मिलती है इट कम्स समथिंग लाइक कि आपका जो स्केल है वो रहेगा, उसमें स्केल डिफाइन किया होता है 10,000, 500, 20,000, मीन्स ऐसा स्केल बनता है, ये स्केल ऑफ सैलरी होता है आपका। तो ये जो स्केल ऑफ सैलरी है, इस स्केल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपको जो सबसे पहली तनख्वाह मिलेगी वो 10,000 रुपए महीने के हिसाब से मिला करेगी, जो बेसिक सैलरी है। उसके बाद इस 500 का मतलब होता है कि ये 500 रुपए की सैलरी आपकी हर साल बढ़ा करेगी। मीन्स इस साल आपकी बेसिक सैलरी 10,000 है तो अगले साल आपकी बेसिक सैलरी 10,500 हो जाएगी। फिर उससे अगले साल आपकी बेसिक सैलरी 11,000 हो जाएगी। लाइकवाइज ये बढ़ती रहेगी। और ये आगे जो आखिर का 20,000 लिखा हुआ है, इस 20,000 का मतलब होता है कि जब आपकी जो बेसिक सैलरी है 20,000 हो जाएगी तो उस टाइम के बाद ये सैलरी बढ़नी बंद हो जाएगी, उसके बाद ये सैलरी नहीं बढ़ेगी आपकी। अब जब आपकी ये जो आपका स्केल है ये 20,000 जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा, मगर आपकी जो सैलरी 10,000 के बाद 10,500 हुई तो उस टाइम पे 10,500 तो कायदे से आपकी सैलरी हो जानी चाहिए, मगर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंट्री में इन्फ्लेशन होती है, महंगाई हो रही है। तो आपकी ये जो अगले साल की 10,500 है वो इस 10,000 के यहाँ तो बराबर रह जाती है जो पिछले साल मिल रहा था, या उससे भी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो इसको कंपनसेट करती हैं, वो कंपनसेट करती हैं इस 10,500 के साथ। मीन 10,000 तो दे ही रहे थे, साथ में 500 भी दे रहे थे, बट इस 500 के अलावा साथ में जो है वो कहते हैं कि हम डीए भी देंगे। डीए इज डियरनेस अलाउंस। मीन्स जो महंगाई बढ़ी है इसको हम हिंदी पंजाबी में महंगाई भत्ता कहते हैं, कि ये जो है ये डियरनेस अलाउंस है, ये आपको साथ में मिलेगा। तो आपकी सैलरी 10,500 ना होके अगर 7% का डीए आ गया तो आपकी सैलरी जो है वो 10,500, और 10,000 रुपए के ऊपर 7% का मतलब हो गया 700 रुपए से और बढ़ गई। तो 10,500 प्लस 700 आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो 11,200 रुपए हो जाएगी। ये सैलरी जो है उसमें अब एक डियरनेस अलाउंस का कंपोनेंट हो गया और एक बेसिक सैलरी का कंपोनेंट हो गया, दो कंपोनेंट्स हो गए। बात समझ में आ रही है ये? यस सर। यस सर। ये यस सर। कि जो आपकी बेसिक सैलरी है वो कैसे, बेसिक सैलरी के साथ साथ डीए क्या चीज होती है, वो चीज हमको क्लियर हो रही है। अब ये दो कंपोनेंट हो गए, मींस एक कंपोनेंट हो गया आपका बेसिक सैलरी का और दूसरा कंपोनेंट हो गया डियरनेस अलाउंस का, या इसे हम ऐसे लिख लेते हैं डियरनेस अलाउंस। अब ये दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं ये भी फुली टैक्सेबल है, और ये जो डियरनेस अलाउंस है ये भी फुली टैक्सेबल है। इन दोनों के ऊपर जो है वो टैक्स लगना ही लगना है। इन दो कंपोनेंट्स के बाद जो आपको तीसरा कंपोनेंट जो है जो आपका एम्प्लॉयर ऑफर करता है, ये जो दो कंपोनेंट्स है ना, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, ये दो कंपोनेंट्स बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं। आप पंजाब गवर्नमेंट जॉब में है तब भी होगा, हिमाचल गवर्नमेंट जॉब में है तो भी होगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है तो भी ये डियरनेस अलाउंस जो है ये होगा। प्राइवेट जॉब अगर आपके पास है तो वहां पर ये डियरनेस अलाउंस कुछ नहीं होना। अब अलाउंस किसी भी नाम से आए, मींस चाहे वो बेसिक सैलरी के साथ डियरनेस अलाउंस आए या स्पेशल अलाउंस करके कुछ आ जाए या कैजुअल अलाउंस आ जाए या जो मर्जी नाम ले लो, जो अलाउंसेस है ना वो ज्यादातर टैक्सेबल होंगे। मोस्ट ऑफ द अलाउंसेस दे आर टैक्सेबल। मींस जो अलाउंस है तो वो उसके साथ टैक्स लगना ही लगना है। बट एक एक्सेप्शन आ गई, वो आ गई इस HRA पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है। और इसके ऊपर जो टैक्स लगना है ना
वो आपको उसके ऊपर एक एग्जेम्पशन दे देनी है उन्होंने कि यार ये जो है ना ये पूरी तरह टैक्सेबल नहीं है। दिस एग्जेम्पशन इज गोइंग टू कम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। ये 10-13A का सेक्शन है। आपको सेक्शन फिर मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ, याद नहीं करने हैं। आप सीधा सीधा आगे बढ़ो कि एचआरए किसको एग्जेम्प्ट है किसको एग्जेम्प्ट नहीं है, ये चीज देखनी है। अब जो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एचआरए की कैलकुलेशन करते हुए कोई भेदभाव नहीं करेगी। सिर्फ भेदभाव कहाँ होगा? वो होगा कि जो एम्प्लॉई है वो रह कहाँ रहा है। एम्प्लॉय अगर जो है वो किसी मेट्रो सिटी में रह रहा है, मेट्रो सिटी कौन सी हुई? 4 मेट्रो सिटीज है इंडिया में, कौन कौन सी है बेटा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये 4 मेट्रो सिटीज हैं। अगर एम्प्लॉय इन 4 में से एक शहर में रह रहा है तो उसको जो है 50% ऑफ द सैलरी, एक पॉइंट है जो कंसिडर होनी है कि आपकी सैलरी जो है मींस एग्जेम्पशन निकालने के लिए एक हिस्सा जो है वो 50% ऑफ सैलरी है जो कंसिडर किया जाएगा। और जो आपका आई मीन ये 50% का क्या कंसेप्ट हुआ? लेट्स प्रिज्यूम कि ये बंदा जो है दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रह रहा है और सैलरी ड्रॉ कर रहा है। अब सैलरी अगर ड्रॉ कर रहा है तो इसकी सैलरी का जो टैक्सेबल कैलकुलेशन है वो कैसे होगा? एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, जो इसको एचआरए मिल रहा है वो एक पॉइंट है जो हम देखेंगे। दूसरा हम एक और पॉइंट देखेंगे कि रेंट पेड इन एक्सेस ओवर 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। जिस पीरियड में ये किराए पे रहा तो इसने किराया एक्चुअल में कितना दिया। जो किराया इसने दिया है, अगर वो सैलरी सैलरी मींस रेंट पेड इन एक्सेस ओवर 10% ऑफ सैलरी फॉर रेलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड की बात ये कर रहा है मींस अगर हम बात करते हैं 2024-25 प्रीवियस ईयर 2024-25 में ये बंदा जो है ये दिल्ली में रह रहा था। अब दिल्ली में रह रहा था तो इसकी एक तरफ हम देखेंगे कि एचआरए कितना है। एचआरए इस बंदे को जो है इसकी बेसिक सैलरी जो थी, एक मान लेते हैं हम, दैट वाज 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए महीने की इसकी बेसिक सैलरी थी। एचआरए इसको मिलता था 25,000 का, 25,000 रुपए इसको एचआरए मिलता था। इसके अलावा इसको डियरनेस अलाउंस भी देती थी। जिस जगह पे ये काम करता था, मे बी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही था, इसको जो डियरनेस अलाउंस है वो भी 10,000 रुपए महीने का मिलता था। ये इसको सैलरी मिल रही है। बेसिक सैलरी 50,000, डियरनेस अलाउंस 10,000 और एचआरए इसको मिल रहा है 25,000। अब जो इसे एचआरए मिल रहा है ये उससे एक घर में किराए पे रहता है, उस घर का जो रेंट ये भाई साहब देते हैं, दैट रेंट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए ये किराया दे रहे हैं। ठीक है जी। एक तरफ हम मान लेते हैं किराया ये 40,000 दे रहा है और एक दूसरी इलस्ट्रेशन हम साथ ही बना लेते हैं, उसमें मान लेते हैं ये किराया जो है 25,000 रुपए दे रहा है। जितना इसने जो है एचआरए लिया उतना ही किराया दे दिया। दोनों ही केसेस को हम सॉल्व करके देखते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये वाला ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि आप आप ही यस हैं सर। वो बंदे, बेसिक सैलरी जिसकी 50,000 रुपए है, डीए 10,000 रुपए है, 25,000 रुपए आपको एचआरए मिल रहा है और 25,000 एचआरए के साथ जो है आप जो किराया दे रहे हैं वो एक केस में 40,000 दे रहे हैं और दूसरे केस में 25,000 दे रहे हैं। तो हमने ये दो सवाल जो है वो बना दिए हैं। अब आप क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके लिए ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, रेंट पेड इन एक्सेस ओवर 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 50% सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। इन तीनों में से जो मिनिमम है, इन तीनों में से जो लोएस्ट है, वो वाली हिस्सा जो है वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज बाकी अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी कंप्यूटेशन हम करके देखते हैं इस पॉइंट की कि कैसे किया जाएगा ये कैलकुलेशन।
तो I'll move on to the next page इसको कैलकुलेट करने के लिए। और इसको जो है, जो हमने यहाँ पर ये सारी बनाई है ड्राइंग, इसको 1 मिनट के लिए इरेज कर देते हैं। उस 50% ऑफ बेसिक कितना हुआ? बेसिक कितनी थी? 50% ऑफ सैलरी है, इट इज नॉट बेसिक सैलरी, 50% ऑफ सैलरी है। तो सैलरी की डेफिनेशन क्या है? सैलरी का मतलब है सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन भी होगी, तो भी वो भी जो है वो सैलरी का ही हिस्सा होगी। अब ये चीज जो है हम थोड़ी देर में दोबारा से एक बार थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे, बट सैलरी का मतलब हो गया बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। कमीशन हमको इस सवाल में दी नहीं हुई, तो बेसिक सैलरी जो आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 50,000। और डियरनेस अलाउंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 10,000। तो यहाँ सैलरी का मतलब हो गया 60,000 रुपए। अब यहाँ जो ये 50% ऑफ सैलरी निकालनी है हमने, तो 50% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। यस सर। ये पहला पॉइंट निकल आया। दूसरा पॉइंट हमारा था कि आपने जो एक्सेस ऑफ रेंट है वो कितना पे किया है ओवर 10% ऑफ सैलरी। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी कितना हुआ? सैलरी कितनी है हमारी महीने की? 50। 50 प्लस 10, ये भी सैलरी है ना? सैलरी 60। की डेफिनेशन होगी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। ये तीनों चीजें मिला के जो है ये सैलरी है। तो ये 50 प्लस 10 60,000 हो गया, और 10% ऑफ सैलरी कितना हो गया? 6,000 रुपए हो गया। रेंट आप कितना पे कर रहे हैं? पहला वाला केस अगर हम देखें तो हम 40,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं। यही बात करी थी ना हमने? ये सर यस रेंट सर। रेंट रेंट जो है वो हमने 40,000 रुपए पे किया हुआ है। ये 60,000 रुपए हमारी सैलरी है, एचआरए हमारा 25,000 है। यही चीज हमने डिस्कस करी थी। यस सर। ये ऊपर जो सवाल बनाया था हमने, अब इस सवाल का जो एक जवाब बना वो ये दूसरे वाला एक एक ये पॉइंट आ गया। दूसरा कैलकुलेशन जो आपकी आई वो आ गई 34,000 रुपए इधर। और तीसरी जो चीज है वो हमारी है कि हमने एचआरए रिसीव कितना किया है। तो एच आर ए रिसीव्ड दैट इज इक्वल टू 25,000। 70। हाँ जी। ये तीसरा पॉइंट है। तो अब इन तीनों में से जोन सा लोएस्ट अमाउंट होगा, दैट विल बी बेसिकली एग्जेम्प्टेड अमाउंट फ्रॉम एचआरए। हमको एचआरए कितना मिल रहा है? एचआरए रिसीव्ड इज 75,000। इक्वल टू 25,000। 25,000। एग्जेम्प्ट कितना है इसमें? इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा हुआ? तो तीनों में से लोएस्ट ये 25,000। 25,000 वाला हो गया। 25,000। तो ये एग्जेम्प्ट है 25,000 रुपए जो आपका है। तो आपका जो एचआरए है इसमें से कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये नील टैक्स में चला जाएगा। मीन्स जो आपकी टैक्सेबल सैलरी बनेगी उसमें खाली 50,000 और 10,000 रुपए ही जुड़ेंगे। ये 25,000 रुपए आप जो है घर ले जाएंगे बिना एक भी पैसे टैक्स दिए। क्यों? क्योंकि आप इस टाइम 40,000 रुपए किराया दे रहे थे, ये रीजन था। अगर ये किराया 40,000 रुपए की जगह 25,000 रुपए होता, जैसे अभी हम 2 मिनट पहले मीन्स दूसरी वाली इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें किराए की बात कर रहे हैं ना कि 40,000 नहीं है जी, हम किराया 25,000 दे रहे हैं। जो हमारी सेकंड इलस्ट्रेशन हमने साथ ही फ्रेज कर दी थी कि रेंट यहाँ तो हम 40,000 दे रहे हैं और यहाँ फिर हम 25,000 दे रहे हैं। तो ये 40,000 हट गया, अब किराया तो 25,000 रुपए रह गया। अगर किराया 25,000 रुपए होता है
तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है 40,000 रुपए का, ये 40 की जगह अब 25 हो जाएगा। तो जैसे ही ये 25 होएगा, तो ये वाला जो अमाउंट है दूसरा वाला आपका, ये 34,000 अब हट जाएगा। मिटा दूं ना इसको 34,000 को, 25 माइनस 6 कितना होता है? 19? 19,000। 19,000, ये 19,000 होता है, दिस बिकम्स 19,000। अब ये जो 1 2 3 है, इसमें लोएस्ट अमाउंट कौन सा हो गया? 19,000। 19,000। तो यहाँ ये जो एग्जेम्पशन आपने 25,000 रुपए की लेके एंजॉय कर रहे थे, ये एग्जेम्पशन जो है अब आपकी 25,000 रुपए वाली जो है ये खत्म हो जाएगी। ये 25,000 रुपए की एग्जेम्पशन इज नो मोर एप्लीकेबल। ये इंस्टेड जो आपकी एचआरए रिसीव्ड है वो 25,000 ही रहेगा, और जो एग्जेम्पशन है वो अब कम होके 19,000 रुपए रह जाएगी। और यहाँ जो ये टैक्सेबल था, पहले जो नील बना हुआ था आपका टैक्सेबल, अब ये टैक्सेबल जो है ये 6,000 रुपए बन जाए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। अच्छी तरह से, कोई डाउट नहीं रहा? नो सर। नो डाउट या नहीं समझ आया वाला नो? क्लियर सर है नो सर। डाउट। नो डाउट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक बारी जो है जो प्रोविजंस हम ऊपर जो है मैंने ये क्विकली आपको समझा दिए एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, इसको एक बार पढ़ के याद करके रट्टा भी मार लें हम। तो मेट्रो सिटीज में ये जो हो गया एचआरए अलाउंस, ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है ये एग्जेम्प्ट है बेसिकली। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में मेट्रो सिटी में एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड फॉर द रेलेवेंट पीरियड। फिर उसके बाद जो है एचआरए के बाद जो नेक्स्ट चीज आई, दैट इज रेंट पेड इन एक्सेस ओवर 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। ये वाला पॉइंट जो था, इसके लिए मेरे को ये जो इलस्ट्रेशन करनी पड़ी, अदरवाइज तो आपको अंग्रेजी पढ़ के ही समझ में आ जाना था। फिर तीसरा जो है वो 50% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। इन तीनों में से जोन सा भी मिनिमम होगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ये एग्जेम्पशन जो हमको मिलती है, ये तब मिलती है अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं आ रहे, आप 115 BAC वाले सेक्शन के अंदर नहीं आ रहे हैं। मींस डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मींस इफ ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC, जो 115 BAC है उसको छोड़कर आप दूसरी तरफ जा रहे हो कि मुझे नहीं ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम समझ में आ रहा, तभी आपको ये एग्जेम्पशन मिल रही है। अगर आप 115 BAC में आते हो तो पूरा का पूरा एचआरए जो है वो टैक्सेबल होगा, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको 40,000 मिले, 35,000 मिले, 30,000 मिले, किराया आपने दिया नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर आप मोटा किराया दे रहे हो, तो फिर ये बनता है कि यार तुम एक बार कैलकुलेट करके देख लो कि तुम नए टैक्स रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ज्यादा बढ़िया हो, या ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम जिसको हम ओल्ड टैक्स रिजीम भी कहते हैं उसके अंदर ज्यादा बढ़िया हो। ये चीज आपको कैलकुलेट करके देखनी होगी। तो एचआरए की एग्जेम्पशन कहाँ अवेलेबल है? ओल्ड टैक्स रिजीम में, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में अवेलेबल है। और एग्जेम्पशन क्या थी? लीस्ट ऑफ द अबव थ्री इज एग्जेम्प्ट। जब हम मेट्रो सिटी की बात करें तो लीस्ट ऑफ दीज थ्री इज एग्जेम्प्ट। फिर तीसरी जो है वो बात कर रहे हैं हम, एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु lives in his own house. Exemption is not available to an assessee who lives in his own house. जो अपने ही घर में रह रहा है, जो किराया नहीं दे रहा है, उसको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। एग्जेम्पशन अवेलेबल उसको कैसे होएगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में जब रेंट पेड इन एक्सेस ओवर 10% ऑफ सैलरी जीरो हो जाएगा, मीन्स रेंट उसने दिया कितना, जीरो, तो काम खत्म हो गया, मीन्स सारा का सारा टैक्सेबल हो गया। वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एग्जेम्प्ट क्या होगा? जीरो विल बी एग्जेम्प्ट। तो जीरो जब एग्जेम्प्ट होगा तो फुली टैक्सेबल हो गया ना। और इन ए हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इंकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट, वो किसी भी ऐसे घर में दे रहा है जहां पे वो किराया नहीं दे रहा है। अगर वो किराया नहीं दे रहा है तो उसको जो है वो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जहां फिर वो किराया दे रहा है और वो जो किराया है वो 10% ऑफ सैलरी से कम है, तो भी उसको नहीं मिलेगा। अगर किराया वो दे रहा है, ऐसे केस में वो किराया दे रहा होता और वो किराया जो होता वो 6,000 रुपए किराया होता, 60,000 रुपए की सैलरी थी, 6,000 रुपए किराया होता, तो 6,000 किराया दिया है, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो ये रेंट पेड है, 10% ऑफ सैलरी ये है, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना हो गया?
दिस माइनस दिस इज रेंट पेड, और ये जो है ये 10% ऑफ सैलरी है। तो अगर 10% ऑफ सैलरी के इक्वली किराया दे रहा है तो एग्जेम्पशन जो है वो 0 हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कम से कम 10% से ज्यादा किराया तो देना ही पड़ेगा, तभी जो है वो उतना हिस्सा जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, वो लीस्ट ऑफ दीज 3 एग्जेम्प्ट होएगा। जोन से भी लोएस्ट है वो एग्जेम्प्ट कर लो, उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सैलरी की डेफिनेशन क्या है। जो 10% ऑफ सैलरी हमने निकाला या जो 50% ऑफ सैलरी यहां निकालना है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई? यहां सैलरी का क्या मतलब हुआ? सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा डियरनेस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में दिया हुआ है कि आपकी रिटायरमेंट की जब कैलकुलेशन की जाएगी तो डियरनेस अलाउंस को भी कंसिडर करते हुए की जाएगी। ये होती है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है कि डियरनेस अलाउंस इज पार्ट ऑफ योर रिटायरल बेनिफिट्स। तो आपके वो जो डीए है और बेसिक सैलरी है दोनों मिला के सैलरी होंगे। इसके अलावा तीसरी और क्या चीज है जो सैलरी में आएगी? दैट इज बेसिकली कमीशन। कमीशन कब? कमीशन व्हेन इट इज एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मींस आप बेसिकली सेल्स में हैं, सेल्स में हैं, माल बेच रहे हैं, माल बेचने सेल्स को हम टर्नओवर भी कहते हैं। तो वो जब टर्नओवर का परसेंटेज है वो कमीशन है कि आप जितनी सेल करोगे जी उसका आधा परसेंट कमीशन मिलेगी आपको, तो वो आपकी सैलरी का हिस्सा होगी। बट ये तीनों चीजों के अलावा और कुछ सैलरी नहीं होगी। उसके अलावा सैलरी का हिस्सा क्या हो सकता है? मीन आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, आपको कार ही हो सकता है कंपनी ने दी हो, कार में डलवाने को पेट्रोल देती है, ऑफिस में आपको लंच कराती है, खाना देती है, या खाना खाने के लिए पैसे देती है। ये सब कोई भी चीजें जो हैं ये सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। एचआरए कैलकुलेट करने के लिए आपको लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी मिलता है, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ सैलरी फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए, इस सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए खाली ये 3 चीजें कंसीडर होंगी। केड़ी-केड़ी चीजें कंसीडर होनी है? बेसिक सैलरी, बेसिक डियरनेस ये अलाउंस, डियरनेस अलाउंस इफ provided in the terms of टर्न employment, and third is commission। commission कब? when it is a fixed percentage of turnover। अगर वो टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज है तभी वो कंसीडर होना है, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं होगी। पॉइंट क्लियर? यस सर। समझ भी ओके। आ गया अच्छी तरह से? Yes, yes, sir. यस अब यहां पर जो है अभी हमने जो बात करी है वो करी है मेट्रो सिटीज की। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 शहरों की बात करी है। मींस दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मेड्रास, ये 4 सिटीज हैं जो हमने कंसीडर करी हैं। अब आप अगर किसी और शहर में रहते हैं, मींस किसी भी शहर में रहे, मींस यहाँ पर जो है वो रेजिडेंस है जो कंसीडर करा जा रहा है, वो प्लेस ऑफ वर्क नहीं है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं, जॉब गुड़गांव में करते हैं, तो आप मेट्रो सिटी वाला कंसीडर करेंगे। मगर ये उल्टा हो जाता है कि आप रहते तो दिल्ली, जॉब तो दिल्ली में कर रहे हैं, मगर आपका रेजिडेंस जो है वो गुड़गांव में है, तो गुड़गांव मेट्रो सिटी नहीं है। तो वहां पर जो है वो एक क्लॉज इसके अलावा है जो डिफरेंट है। पहले 2 क्लॉज तो कॉमन है, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड फॉर रेलेवेंट प्री पीरियड, यहां पर भी वही है, और एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड फॉर रेलेवेंट पीरियड वो अदर सिटीज में भी यही है। दूसरा क्लॉज भी सेम है, रेंट पेड इन एक्सेस ओवर 10% फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मेट्रो सिटी में भी यही, रेंट पेड इन एक्सेस ओवर 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड, वो यहां पर भी यही। यहां पे जो 50% ऑफ सैलरी फॉर रेलेवेंट पीरियड था वो जो है अब यहां पर जो नॉन मेट्रो सिटी है उसमें ये 40% ऑफ द सैलरी रहेगी। बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिल्ली में रहते हो, गाजियाबाद में रहते हो, बठिंडा में रहते हो। फर्क सिर्फ जो है वो इस तीसरे क्लॉज का आएगा। दिल्ली है तो 50%, बठिंडा और गाजियाबाद है तो इट इज 40%। होप क्लियर? समझ आ गई गल? क्लियर सर। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। we will continue right across from this point at 6:50। 6:50 ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, 6:45 ਜਾਂ 6:46 ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਆ। you can just go and fetch a cup of glass or glass of water for you। ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਲਓ। Thank you।